हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद निहाल आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ, मोहम्मद हुमाम, जिन्होंने जामिया बीएलएलबी 2025 रैंक 6 हासिल की है मुस्लिम कैटेगरी रेगुलर में, और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने रैंक 23 हासिल की है ऑल इंडिया रैंक। हम इनके साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की, क्योंकि जामिया और अलीगढ़ दोनों में इनकी जब बहुत ही ज़बरदस्त रैंक है। तो हम जानना चाहेंगे हुमाम कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। ओके, आपकी बैकग्राउंड क्या है? इसका आपने स्कूलिंग क्या मैंने की थी, स्ट्रीम क्या स्कूलिंग थी? MSI इंटर कॉलेज से की है वहीं गोरखपुर में रह के, और बाकी मेरी स्ट्रीम जो है 11th-12th में वो बायो से थी, साइंस साइड से थी। ओके, बायो से थी 11th-12th। हाँ, मुझे बताइए आप एमएलएस के किस बैच में थे? मैं MLS के ऑफलाइन दृष्टि बैच में था। आप ऑफलाइन बैच के थे, दृष्टि बैच के। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बायो से की, आप साइंस बैकग्राउंड से थे, फिर आपने लॉ की तरफ लॉ क्यों चूज़ किया? मैंने लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरेस्ट था लॉ में, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है उन्होंने वो लॉयर्स ही रहे हैं पूरे। तो इस वजह से उनसे मोटिवेशन मिलती है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयर बनूँ। ओके, आप एज अ इंस्पिरेशन, यानी कि जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिस वजह से आपने लॉ एज अ करियर चूज़ किया है, बिकॉज लॉ कैन बी अ टूल टू चेंज सोसाइटी। लॉ, वी ऑल नो अबाउट द लॉ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ऑफलाइन बैच से थे, ऑनलाइन बैच से थे, तो ये सवाल तो हालांकि मुझे लास्ट में पूछना चाहिए, मैं अभी पूछना चाहता हूँ आपसे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा बैच एक स्टूडेंट को लेना चाहिए? इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। मुझे लगता है कि ऑफलाइन बैच लेना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लैट जो है ऑनलाइन बैच लिया था दूसरी कोचिंग से, पर मैंने ऑनलाइन किया था क्योंकि उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली उतनी। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं ऑफलाइन बैच लेना चाहिए। मैं 6 महीना पहले, मतलब एग्ज़ाम के 6 महीना पहले आया था दिल्ली, फिर MLS का पता चला तो मैं MLS में ऑफलाइन में ज्वाइन किया। ऐसा क्या डिफरेंस होता है जैसे आप सजेशन करना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है? ऑफलाइन में आपको, जैसे क्लास जब आप करते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्लास कर रहे हैं। अब ऑनलाइन में जब आप घर बैठ के क्लास करते हैं तो वो आप अपनी स्टडी में जोड़ते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लास की, आपका टाइम हो गया। पर आप जब ऑफलाइन क्लास करने आते हैं तो आपको लगता है कि हमने कभी क्लास की है, अभी मेरी प्रिपरेशन जो है वो मुझे करना बाकी है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस हमको लगता है। ओके, आपने जामिया बीएलएलबी के अलावा और भी कोई एग्जामिनेशन दिया है लॉ एंट्रेंसेस? मैंने AMU दिया है और बाकी क्लैट एक एग्जाम एक दिया बार क्लैट दिया। क्लैट की क्या रैंकिंग थी? क्लैट की अबाउट 10,000 रैंक थी, ज़्यादा कुछ 10,000 रैंक थी। और उसके बाद फिर आपने जामिया बीएलएलबी क्यों चूज किया? जामिया BLLB क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दिल्ली रहना चाहता था। मैं आगे भी UPSC करूंगा तो उसके लिए मुझे सेंटर लगता है, और बाकी लॉ, एज अ लॉ बैकग्राउंड भी दिल्ली रहना ज़्यादा बेटर है। वरना AMU में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर दिल्ली में रहना ज़्यादा सही है क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से हम सब जानते हैं कि एएमयू पे कहीं ना कहीं हमें जामिया को तरजीह देनी पड़ती है। हालांकि एएमयू अपने आप में एक ऐसा इदारा है जो कि काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल हम अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान जैसे आपने जामिया भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया और अलीगढ़ भी, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही? और ऐसा कोई डिफरेंस है अलीगढ़ में, जामिया में, कि कुछ अलग से प्रिपेयर करना हो हमें? जामिया और AMU में आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, पर आपको फोकस जो है AMU में, आपको अगर AMU फोकस कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और GS आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अगर जामिया का फोकस है तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स और GS पे रहता है, क्योंकि उसमें 50% के अराउंड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें और उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें। बात बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज अगर आप बताना चाहें, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ते हैं और बहुत ही गाइडेंस के उम्मीदवार होते हैं, तो प्लीज़ अब डिटेल में बताएं प्लीज़। डिटेल में मैं लीगल तो मेरा क्लैट की वजह से थोड़ा ठीक था, वो तो उसमें मैंने क्लासेस की MLS की, और बाकी जो प्रैक्टिस जो यहाँ के MLS के जो प्रोवाइड किया PDFs एंड ऑल, उससे जो है बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं करंट अफेयर्स के लिए भी क्लासेस की, और जो मैगजीन सर ने दिया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। मतलब मैं थ्रू आउट उसी को फॉलो किया और कोई एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं फॉलो किया। और बाकी आपका ये GK की बात है, GK तो बहुत वास्ट है, पर फैसल सर ने जो इम्पोर्टेंट जो एरिया बताए थे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, और उसी से रिलेटेड PYQ एंड ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस सर ने जो बुक प्रोवाइड की थी उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इस वजह से तो उसी को मैं फॉलो करता हुआ है। और इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? बहुत से बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ही परेशान होते हैं कि वोकैब वगैरह है, कितना याद करें, क्या करें, कैसे करें, उसको कैसे करें क्या आपने? जी, इंग्लिश के लिए तो हम लोग भी खुद परेशान रहते थे, पर गुफरान सर
और आप खुद जो है वो ग्रामर के लिए बुरहान सर की वोकैब क्लासेस जितनी भी रही हैं उसको एकदम थ्रू आउटली फॉलो किया। उनका जो फार्मूला था 1 का 4 करना, वो हम लोगों ने सबने किया। और बाकी जो है ग्रामर के लिए आपकी जो क्लासेस थी, प्रैक्टिस थी, उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह जो आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकता है एक बच्चा? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेरा तो ठीक था शुरू से। फिर फैसल सर की क्लासेस, अगर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ नहीं फॉलो करना है। आप जितने भी यूट्यूब पे या फिर अगर आप बैच लेते हैं तो उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का अगर आपके पास फैसल सर की जो क्लासेस हैं उसको फॉलो करेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी कहीं जाने की किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बताइए, जो गाइडेंस होती है इसमें, इस प्रिपरेशन के जर्नी में, या फिर कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बार प्रिपरेशन करते करते वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं अब होगा नहीं होगा, या फिर वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो बस प्रिपरेशन करना ही जानते हैं, उन्हें हालांकि नहीं मालूम होता कि किस दिशा में करनी है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए कुछ बताएं कि वो गाइड हो सके और उनको पता चले कि प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में रखनी है। प्रिपरेशन अगर आप जामिया और एमयू के बीएलएलबी के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले आपको, जैसे भी हम लोग कोचिंग ज्वाइन किया, सबसे पहले सर ने हम लोग को पीवाईक्यू प्रोवाइड किया। पीवाईक्यू के बेसिस पे हम लोगों ने प्रिपरेशन की है। पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन आप एनालाइज करिए, आप देखिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है, और आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये भी फायदा होगा कि आपको वो रिपीट भी हो जाएगा क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी हुए हैं। तो बाकी मोटिवेट रहने की बात है, थ्रू आउट जर्नी मोटिवेट रहना पड़ता है और हर रोज़ वही मेहनत करनी पड़ती है सुबह उठ के कि हमको आज करना है, ये इतना कवर करना है, इतना टारगेट बनाना है। वो आप अगर सीरियस हैं तो आप खुद कर लेंगे। बाकी जो है हम लोग को क्या बोलते हैं, ये एमएलएस से पूरा सपोर्ट मिला है और जितने भी टीचर लोग थे यहाँ पर सबने मोटिवेट किया, हर तरह से मोटिवेट किया, हर तरह सपोर्ट किया। ओके, तो अगर हम बात करें एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से, तो बहुत से बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसा मैंने लास्ट इंटरव्यू में मेंशन किया था कि साइंस वालों को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ है वगैरह वगैरह ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए बना है, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए बना है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना टफ हो सकता है मुकाबले किसी आर्ट्स वाले की प्रिपरेशन, और उस टफनेस को किस तरीके से टैकल किया जाए? टफ तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि साइंस वाले भी मेहनत करते हैं, मेहनत अगर आप करेंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं है। तो इस वजह से बस आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आप कहाँ से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो आपके लिए कोई चीज़ टफ नहीं है, और मुझे भी कोई चीज़ टफ नहीं लगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी और आप सर स्मूथली हर चीज़ होती चली जाएगी। ओके, अब मुझे ये बताइए, जो अपकमिंग बैच है यानी 2026 में जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप अगर बहुत ही नट सेल में एक अगर आप जब की बताना चाहें तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उनके लिए एज अ की? देखिए, एज अ की सक्सेस के लिए मेरे लिए तो एमएलएस ही रहा है, क्योंकि जो है मैंने क्लैट किया, वो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। क्योंकि बाकी जो है जो प्रिपरेशन की बात है, स्ट्रेटजी की बात है, उसमें यही है कि आपको कम से कम दिन भर में क्लासेस करने के बाद कम से कम आपको 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, और बाकी आपको पीवाईक्यूज एंड ये सब चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो आपके काम का नहीं है। जैसा आपने देखा, अभी हमने हुमाम से बात करने की कोशिश की और हमें ये मालूम चला कि हमें मेहनत भी करनी है, मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन भी चूज़ करना है, और ये डायरेक्शन, सही डायरेक्शन हमें किसी ना किसी गाइड के थ्रू ही आता है, किसी गाइडेंस के थ्रू आता है, किसी मेंटोरशिप के थ्रू आता है। हो सकता है ये मेंटोर आपके दोस्त हो, आपके सीनियर हो, आपके टीचर हो, या कोई भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि अगर हम सही इफ़र्ट्स को सही डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं तो हमारे सामने सिलेक्शन नहीं बल्कि रैंक भी हासिल होती है हमें। इसका साफ साफ हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं हुमाम सब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से मेहनत अगर सही डायरेक्शन में लग रही है तो हमें उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है इंशाल्लाह। तो ये हमारी एक बातचीत थी जिससे हमने जानने की कोशिश की हुमाम साहब से किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, मैंने अभी तक यही एज्यूम किया, बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो ये बात ज़रूर बताते हैं जो कि फैसल शरीफ बताते हैं कि PYQs इज़ द बाइबल। मैं बार बार इस बात पे इंसिस्ट करता हूँ, मैं जितनी बार स्टूडेंट से मिलता हूँ उनको ज़रूर बताता हूँ कि आप
किसी भी प्रिपरेशन को अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसे बहुत ही हल्के में मत लीजिए। और PYQs सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs आपको बताता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। आपको अपनी पढ़ाई PYQs को एनालाइज ज़रूर करना चाहिए, उसके साथ साथ पढ़ाई को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि इस दायरे से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जितने भी हमारे, या जो भी हमारे मेंटोर होते हैं, वो बेसिकली हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपका वीक पोर्शन है, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम करना है और ये इतने पोर्शन से ये चीज़ें आ जाए। जैसे कि अभी हुमाम साहब ने मेंशन किया कि लगभग 50% वेटेज होता है GK GS का और करंट अफेयर्स का, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में। उसके साथ साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ज़रूर इन चीज़ों पर ख्याल करना चाहिए। हुमाम, हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि मॉक्स का क्या रोल रहता है? मॉक्स का रोल प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पता चलती है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है और आपके बताता है कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। ऐसे मैंने रेगुलरली यहाँ पर मॉक्स होते हैं MLS में, क्योंकि वीकली जो है जामिया के और AMU के मॉक्स होते थे, तो उससे पता चलता था कि हमारी वीकनेस कहाँ पर है। और उसके जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर डिस्कशन होते थे, तो उससे और पता चल जाता था कि आपको कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट डालनी है इस वीक और कहाँ पर आपको ऐसा है कि बस एक बार रिवाइज करने से सब सही रहेगा। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और बाकी जो यहाँ पर ऑफलाइन मॉक्स होते थे, उससे ये पता चलता, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता था। बाकी आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, वो सब यहाँ पर फैसल सर ने बताया कि आपको 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में ऐसे करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन मॉक्स देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भले ही आप ऑनलाइन कोचिंग करिए, आप क्लासेस करिए, लेकिन ऑफलाइन कोशिश करिए कि आप मॉक्स ऑफलाइन दें। अच्छा, हम ये बात हर बार सुनते हैं, हमारे टॉपर्स या फिर जो रैंक होल्डर्स ये बताते हैं कि मॉक्स को ज़रूर एक बार एनालाइज करना चाहिए। तो मॉक्स कैसे एनालाइज करना चाहिए? हो सकता है कुछ बच्चे हों, उनका ये सवाल हो या फिर वो सोचते हों, इस पर कुछ बताइए प्लीज़। मॉक एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको देखना चाहिए आपने कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए कि इनकरेक्ट कितना था और करेक्ट कितना था। करेक्ट वाले को छोड़ दें, आप इनकरेक्ट देखें कि आपके इनकरेक्ट कितने हैं। अगर इनकरेक्ट है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने पढ़ा तो होगा एक बार। अगर पढ़ा है तो उसको आपको पता होगा कि रिवीजन नहीं है मेरा, इस वजह से अब तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे उस टॉपिक को। फिर अगर आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया है वो आपको पता है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपकी नॉलेज नहीं होगी, तो उस टॉपिक को आप टच करिए और उसको कवर करने की कोशिश करिए। तो यही एक फ़ायदा रहता है मतलब मॉक्स। तो देखा हमने किस तरीके से मॉक्स बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है हमारे कहीं ना कहीं सिलेक्शन में। और मैं बार बार मेंशन करता हूँ, फिर मेंशन कर रहा हूँ कि मॉक्स जो होते हैं काइंड ऑफ CT स्कैन होते हैं, कहाँ पे हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, क्या परेशानी है, उसे बताता है। उसके अलावा हमें मालूम चलता है कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। जिस तरीके से हमने मेंशन किया कि हमें मॉक्स से ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट हमारा अगर वीक है तो हम उस पर काम करेंगे, अगर ये सब्जेक्ट हमारा अनटच है तो हम उसे टच करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी इससे एक और फ़ायदा होता है कि हमारा रिवीजन ऑन गोइंग रहता है, ये हम चीज़ें कंटिन्यूटी में मेंशन कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमाम, और बहुत बहुत मुबारकबाद। और MLS की टीम ये उम्मीद करती है और कामना करती है, दुआ करती है कि आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँचे और कामयाबी आपका मुकद्दर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स।